भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा अत्यंत भाग्योदय है, अत्यंत पुण्योदय है हम सभी का कि हमको जो दृष्टि विज्ञान बताने वाले, सनातन सत्य बताने वाले, अनुभूति कराने वाले, मैं कौन हूं ये जानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। उसकी अनुभूति आप अपने ज्ञान दर्शन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर करवाते हैं, तो आप समझिए कि हमारा कितना भाग्योदय है। ऐसे स्वामी कमलेशानंद जी को हम स्टूडियो में साक्षात पाकर के सत्संग कर रहे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उनको प्रणाम, सादर, सत्कार करते हुए जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है वो विजन पर आधारित है और उसके अंदर भाव, ज्ञान दर्शन इत्यादि जो है तत्व रहते हैं। तो विचार, भाव और ज्ञान दर्शन, ये तीनों हमारा उत्थान भी कर सकते हैं और पतन भी कर सकते हैं। तो इन तीनों का आपस के अंदर क्या संबंध है और किस तरीके से ये एक दूसरे से पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर उदय और प्रारब्ध के अंदर आते हैं। तो तीनों की जो त्रिवेणी है, ज्ञान दर्शन और हमारा भाव और विचार, तीनों श्रृंखला को थोड़ा आप हमारे मुमुक्षुओं को खास तौर पे उनके लिए प्रश्न है, उन्होंने मुझे कहा था ये प्रश्न करना, तो कृपया इसका स्पष्टीकरण कीजिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रश्न के लिए धन्यवाद। भारतवर्ष में सबसे बड़ी बात क्या होती है? आज तक आम लोग पुरुषार्थ की परिभाषा जान ही नहीं सके, क्योंकि ज्यादातर लोग मन, वचन, काया की क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मनवाते हैं। और इसीलिए दृष्टि और भाव उस तरह लोगों की सोच गई ही, सोच वहां तक पहुंची ही नहीं। भाव शब्द की बात जरूर करते हैं, मगर फिर आ जाते हैं क्रिया पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि पुरुषार्थ के समय, उपयोग के समय, अनुभूति करते समय कौन सी चीज को ध्यान रखना है, ये लोगों को समझ में आए। तो हम क्या समझते हैं कि क्रिया से, विचार, वाणी और वर्तन से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, पाप पुण्य भी। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हमारे जीवन में जिस प्रकार से भाव को भूल गए, हालांकि आपको भूल जाना, आप भाव को भूल गए मतलब कोई सिद्धांत में तो परिवर्तन नहीं हुआ। कर्म तो आज भी भाव से ही बनेंगे, मगर आपको भाव से भव है, भाव से बीज पड़ता है, वो अगर मालूम नहीं है तो आपका फोकस क्रिया के ऊपर ही रहेगा। हालांकि रहना चाहिए भाव के ऊपर। तो भाव शब्द जो है वो पुरुषार्थ और बीज का प्रदान करता है, कर्म के बीज का, जिसको इंग्लिश में हम कॉज कहते हैं। और वो जो भाव है, वो भाव बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के अंदर
किस प्रकार से भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। मन वचन काया के संयोग और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आते हैं वो संयोग, वो एक निमित्त बन सकता है। उसके मुताबिक भी भाव हो सकते हैं, इसके विरुद्ध भी भाव हो सकती है, और इसके अलावा भी भाव हो सकते हैं। तो ये भाव बनने की प्रक्रिया में पहले मन वचन काया की अवस्था भी हो सकती है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि भी हो सकती है, और इसमें भाव करने में हमारा जो ज्ञान दर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर ज्ञान दर्शन मेरा सम्यक है तो मैं आत्मा की और प्रगति करने का पुरुषार्थ करूंगा, और अगर मेरा ज्ञान दर्शन मिथ्या है तो मैं संसार की और प्रगति करने का, पाप पुण्य का पुरुषार्थ करूंगा। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर भाव के अंदर आपने कहा मन, तो हमारे आध्यात्म विज्ञान में मन 2 प्रकार के बताए, द्रव्य मन और दूसरा भाव मन। द्रव्य मन तो मैकेनिकल होता है, जो पिछले अवतार में भाव मन था ये अभी द्रव्य हो गया, वो अपने आप ऑटो मोड काम करता रहेगा, इसमें फ्रीडम नहीं है। मगर जो भाव मन है वो कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूं। तो भाव मन में 4 चीज आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसका आध्यात्मिक भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में उसको प्रोसेसर बताया। क्या बताया? प्रोसेसर, जिसमें प्रोसेस होती है। प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या होता है? कोई भी अवस्था में आपका इंटेंशन क्या है, चाहे वो अवस्था बाहर है या अंदर है, स्थूल है या सूक्ष्म है, मगर वो अवस्था में इंटेंशन है, वहां से भाव बनना शुरू होता है। इंटेंशन वो रॉ मटेरियल है, इसके रॉ मटेरियल की प्रोसेस होती है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में। फिर वो इंटेंशन से, वो मन से सोचता है कि ये इंटेंशन में कितना हमको बेनिफिट है, लाभ है, कितना इंपॉर्टेंट है, लाभ नहीं मगर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। इंपॉर्टेंट संसार का इंपॉर्टेंट या आत्मा का इंपॉर्टेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरी बात, इसके अंदर विचारों से इंपॉर्टेंट तय किया जाएगा। इसमें फिर आएगा बुद्धि कि इसमें लाभ और नुकसान क्या है। तीसरा आएगा चित्त, इसमें ज्ञान दर्शन आएगा। वो ज्ञान दर्शन मिथ्या साइड के भी हो सकते हैं, सम्यक साइड के भी हो सकते, दोनों उनके पास है रॉ मटेरियल यूज करने का। और लास्ट में आएगा अहंकार। तो अहंकार से फिर वो फाइनल होगा कि मेरे को इस प्रकार का भाव करना है। मगर ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, मगर भाव तो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। अहंकार मतलब प्रतिष्ठित, अहंकार मतलब प्रोसेसर का अंतिम भाग, सिग्नेचर करने वाला, तभी भाव बनता है। तो ये प्रोसेसर में प्रोसेस हो गई, इसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सभी प्रकार के भाव करने में सेम प्रोसेसर होता है। चाहे मिथ्या ज्ञान दर्शन है तो भी सेम प्रोसेस होगी, सम्यक ज्ञान दर्शन है तो भी सेम प्रोसेस, आपका इंटेंशन प्रकृति के पक्ष में है तो भी सेम प्रोसेस, आत्मा के पक्ष में है तो भी सेम प्रोसेस। प्रोसेसर एक ही रहेगा। और प्रोसेसर का जो प्रोडक्शन है वो स्पीच और एक्शन का बीज बनेगा, और वो स्पीच एक्शन भी
संसार के पक्ष में रहेगी या तो आत्मा के पक्ष में रहेगी, बीच के रूप में। परिणाम तो नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो ये जो मन है, मन एवं कारण बंध मोक्ष, मन ही बंध मोक्ष का कारण है। वो भाव मन, द्रव्य मन नहीं। तो क्या मन ही संसार में भटकाता है और मन ही मोक्ष में ले जाता है। तो जब कई सारे साधु संत और सन्यासी जो मनोबल की बात करते हैं, यानी अपने मन को स्थिर करना, ऐसे 5 इंद्रियों की विषय में अपने आप में न ले जाना, इसको वो कहते हैं आत्मविश्वास, स्थिर। तो ये होता है। तो इसीलिए आपका मन अगर बार बार इंद्रिय सुखों में चला जाता है तो, और इसकी वैल्यू भी करता है, तो वो मन आपका मुक्ति के मार्ग के लिए अभी लायक नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो भाव मन है। और वो भाव मन की प्रक्रिया में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्रोसेसर है, और प्रोसेसर का प्रोडक्शन होता है स्पीच और एक्शन का। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है, मैंने कहा इंटेंशन इज अ रॉ मटेरियल। और इंटेंशन कैसे बनता है? चाहे मन वचन काया की अवस्था से, चाहे 5 इंद्रियों के आधार से जो अनुभव में आता है उससे, तो इसी से वो इंटेंशन बनता है। और इंटेंशन की प्रोसेस होती है प्रोसेसर में, और फिर प्रोसेस होता है स्पीच और एक्शन का। और वो स्पीच और एक्शन जाता है नेचर क्लाउड में, जिसका नेक्स्ट बर्थ में कुदरत बोलने का और क्रिया करने के संयोग देते हैं। और प्रोसेसर तो आपके पास है ही, जिसके आधार से आपको सफरिंग करना है, क्योंकि बिलीफ उनके थे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। इंटरनल, बाहर दिखती नहीं है। ये सूक्ष्म प्रोसेस होती है, काफी फास्ट भी होती है। तो ये जो मन है, मन के पीछे इंपॉर्टेंट बात होती है वैल्यू। कोई भी चीज की वैल्यू होगी तो वहां इंटरेस्ट आएगा, बिना वैल्यू इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पहले भाव मन की प्रक्रिया में वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर एप्लीकेशन, फिर एक्सपीरियंस, ये प्रोसेस में आ जाएगा। अंतस्करण की प्रोसेस में ये होगा। जैसे हम कहते हैं कि आप जागृति में रहो, उपयोग में रहो, ये हम कहते हैं, मगर कब रहेंगे? जब आपको आत्मा की वैल्यू रहेगी और आत्मा के अलावा संसार में की वैल्यू 0 होगी, तभी आप कुदरती रचना आसानी से देख सकेंगे। नहीं तो आप व्यू पॉइंट से ही देखोगे। तो पहले आत्मा के अलावा सबकी वैल्यू हमारी दृष्टि में 0 का मतलब वैल्यू नहीं है, नहीं, आत्मा के लिए उसकी वैल्यू 0 है। संसार के लिए तो वैल्यू है, मगर वो संसार है, वो तो कुदरत का हिस्सा है, शरीर भी कुदरत का हिस्सा है, सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन भी कुदरत का है। तो हम उसमें कुछ कहते नहीं कि वो 0। हमारी दृष्टि में मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो बाकी सबकी वैल्यू हमारी दृष्टि में 0 है। प्रकृति भले वैल्यू करे, क्योंकि प्रकृति खुद ही कुदरत का हिस्सा है, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं नहीं। कंट्रोल भी कुदरत का है। तो इसीलिए अगर लाइव अहंकार में, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में अगर आत्मा के अलावा सबकी वैल्यू 0 होगी, तभी आत्मा की वैल्यू रहेगी। और वैल्यू रहेगी तो फिर जागृति रहेगी, फिर उपयोग रहेगा, फिर अनुभव रहेगा। वैल्यू के बिना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसीलिए महापुरुष जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें कहते हैं कि आध्यात्म मार्ग स्पीड का मार्ग नहीं है, धीरज का मार्ग, पेशेंस का मार्ग है। और जितनी धीरज रहेगी, पेशेंस रहेगी, इतना आप ज्यादा से ज्यादा जागृति का उपयोग कर सकोगे, अनुभव कर सकोगे और अपना सम्यक ज्ञान दर्शन स्थिर रख सकोगे। तो ये प्रक्रिया होती है। और मैंने इस प्रक्रिया को साइंटिफिक वे से
बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सृजन पार्ट है वो आपने पूरा बताया, वो भावों के द्वारा होता है, और भाव के अंदर जो मुख्य रॉ मटेरियल होता है प्रोसेसर के फीड करने वाला, वो होता है इंटेंशन। इंटेंशन बिना प्रोसेसर काम नहीं करता है। प्रोसेसर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होते हैं। ये अपना सारा काम करके और किसी अहंकार जिस पर छाप लगा देता है, वो कोट चढ़ गया और उसने कर्म का रूप ले लिया। और इसके साथ साथ के अंदर ज्ञान दर्शन भी अपना जो है वो जो जो रोल प्ले करता है कि वो सम्यक दर्शन है या मिथ्या ज्ञान दर्शन है। सम्यक ज्ञान दर्शन है तो मुक्ति की ओर, मिथ्या ज्ञान दर्शन है तो संसार की ओर। वैसे भावों के साथ वैसे कर्म चलेंगे और फिर कॉजल बॉडी बन करके वो सारा भाव मन तैयार होकर के नेक्स्ट बर्थ के अंदर द्रव्य मन के रूप में और वो प्रकृति के पास आएगा। ये बहुत ही एक साइंटिफिक प्रक्रिया जो है आपने भावों के द्वारा सृजन होने की बनाई, उसमें ज्ञान दर्शन का मुख्य रोल होता है। ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो भाव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है ज्ञान दर्शन का स्थिर होना वो बहुत जरूरी है। वो अल्टीमेट जो हो जाता है वही केवल दर्शन, केवल ज्ञान कहलाता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी संसार जो हमको दिखाई देता है, ब्रह्मांड जिसको हम संसार कहते हैं, ये मुख्यतया इसके अंदर दो तत्व, वैसे तो कैटेगरी करें तो बहुत हो सकते हैं, पर मुख्यतया इसके अंदर दो तत्व दिखाई देते हैं। एक तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं जिंदा व्यक्ति हूँ, लिविंग बीइंग हूँ, चेतन हूँ, और एक जो मेरे सामने कैमरा है, लाइट है, ये बोलते नहीं है, कोई संवेदना करते नहीं, इसको हम सामान्य भाषा में जड़ कहते हैं। तो हम पहचान कैसे करें? क्योंकि हिंसा अहिंसा की पहचान जो है जड़ चेतन की मुख्य कहना चाहिए गुण के आधार पर होगा, लक्षण के आधार पर होगा। वरना हिंसा अहिंसा की पहचान भी नहीं होगी, मैं तो ही नहीं है। तो जड़ और चेतन, इन दोनों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, और जो किस तरीके से ये जुड़ते हैं, मिलते हैं, वो सारी प्रक्रिया जड़ और चेतन की भेद रेखा जो है उस पर पूरी व्याख्या करें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जड़ और चेतन दोनों तत्व है। दोनों क्या है? तत्व है। जड़ की अवस्था होती है, चेतन की अवस्था नहीं होती। और चेतन की जो अवस्था नहीं है, मगर जब आप मिश्र चेतन जुड़ जाता है तो जड़ की भी अवस्था बनाने वाला होता है। नहीं तो जड़ की अवस्था कुदरत बनाती है अपने आप। जैसे दिन रात होता है, ठंडी गर्मी बारिश होती है, पूनम अमास होता है, और ये सब पेड़ पौधे सब बनते हैं, बनते रहेंगे। मगर जब आप इसमें मिश्र चेतन मिलेगा तो फिर जो बीज पड़ेगा वो जड़ की अवस्था तो कुदरत ही बनाएंगी, मगर कर्म के अधीन रहेगी। तो जो जड़ भाग है, वो जड़ भाग हम अवस्था के रूप में ही अनुभव कर सकते हैं, तत्व के रूप में नहीं कर सकते हैं। और जो चेतन भाग है, वो चेतन भाग के आधार से ही लाइवनेस होती है। जड़ में जीवंतता होती नहीं है। तो जो जीवंतता लगती है, लगाव लगता है, इंटरेस्ट आता है, मोह होता है, ये सब चेतन की हाजिरी से होता है। और चेतन की हाजिरी से जब अहंकार को, मिश्र चेतन को अज्ञान है, तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इसीलिए वो राग द्वेष करके नए कर्म बन
चार्ज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि नए कर्म को चार्ज करने के लिए जो मिश्र चेतन होता है, वो मिश्र चेतन आत्मा की हाजिरी में जड़ अवस्था का नया बीज डाल सकता है, मगर जड़ अपने आप कर्म बंद कर सकता नहीं। तो जड़ चेतन तत्व के रूप में न्यूट्रल है। क्या बताया? जड़ तत्व के रूप न्यूट्रल है, मगर जड़ चेतन जब अवस्था में आते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं है। आत्मा न्यूट्रल है, मगर आत्मा के आधार से ही प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म होता है, नहीं तो जड़ से प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो ज्ञान दर्शन का ही हिस्सा है, मगर वो इंद्रिय ज्ञान का दर्शन का हिस्सा है। तो इसीलिए ये जो मिश्र चेतन है, वो मिश्र चेतन इंद्रिय ज्ञान दर्शन से बनता है नया भाव। तो आत्मा और जड़ दोनों परमानेंट हैं, मगर जड़ की अवस्था परमानेंट नहीं है। और चेतन है, वो चेतन का काम तो प्रकाश देना ही है, मगर हर समय प्रकाश का उपयोग कैसे करना है वो प्रतिष्ठित आत्मा का रोल है। और इसीलिए एक ही चेतन अलग अलग प्रकार के, उनकी हाजिरी में अलग अलग प्रकार के कर्म बनते हैं। तो चेतन जड़ तत्व के रूप में परमानेंट है, मगर अवस्था के रूप में परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए अवस्था के रूप में चेतन को भी चार गति में घूमना पड़ता है। जड़ की भी अवस्था में बिगिनिंग और एंड होता है, और जड़ में जन्म जीवन मृत्यु भी होता है। तो ये सब बातें ऐसी है कि हम आगे जाके और विस्तार से इसके ऊपर। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जड़ और चेतन की भेद रेखा बताने के लिए। तो अभी हमारा एपिसोड यहीं संपन्न हो रहा है।